आज हम सब टैगोर यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित विश्व रंग महोत्सव 2022 के अंतर्गत विश्व रंग यूएई अध्याय की ओर से इस मंच पर जुड़े हुए हैं। विश्व रंग कार्यक्रम के सभी विश्वव्यापी दर्शकों व श्रोताओं को डॉक्टर आरती लोकेश का प्यार भरा नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि महोदया सुश्री पूर्णिमा वर्मन जी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान कुलभूषण व्यास जी तथा अन्य सभी विद्वान अतिथिगण का मैं विश्व रंग के यूएई मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो कुछ बताना चाहूंगी टैगोर विश्वविद्यालय के बारे में और विश्व रंग प्रोग्राम के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से है, जिसका नाम विश्व प्रसिद्ध कवि और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। शैक्षणिक और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी होने के अलावा विश्वविद्यालय ने कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जागरूकता, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना एवं संस्थापना श्री संतोष चौबे जी द्वारा की गई है, जो भारत के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी एवं अशोक फेलो से सम्मानित लेखक, कवि और रचनाकार हैं। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय ने टैगोर अंतर्राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति केंद्र भी स्थापित किया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में देशों और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। और इसी प्रयास में ये जो अब कार्यक्रम हो रहे हैं, टैगोर अंतर्राष्ट्रीय कला और साहित्य महोत्सव विश्व रंग नाम से भारत तथा 50 अन्य देशों में मनाया जाता है। इसमें दुनिया भर के हजारों लेखक व रचनाकार भाग लेते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य है उत्तम कला, उत्कृष्ट साहित्य और समृद्ध संस्कृति को विश्व भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाना और उससे सबका परिचय कराना। विश्व रंग यूएई के निदेशक के रूप में टैगोर यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इंद्रधनुष में 7 रंग, 8वां रंग है प्रीत। इंद्रधनुष में 7 रंग, 8वां रंग है प्रीत। 9 रंग 9वें रस के, 9 रस 9वें रंग के, 10 सुख 11 रीत। रंगों की बौछार विश्व रंग, सुदर्शन है यह मीत। वैर द्वेष का काम नहीं, इस छत्र तले बस जीत। वैर द्वेष का काम नहीं, इस छत्र तले बस जीत। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं डॉक्टर उर्मिला जी को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर उर्मिला जी कवयित्री हैं, लेखिका हैं और पूर्व प्रवक्ता रह चुकी हैं, भारत में प्रवक्ता रह चुकी हैं। पिछले 4 सालों से दुबई में बसी हुई हैं। तो मंच संचालन के लिए डॉक्टर उर्मिला जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मंच को नमन करते हुए आज की इस लघु कथाशाला में मुझे मंच संचालन का कार्यभार सौंपने के लिए डॉक्टर आरती जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आरती जी विश्व रंग की यूएई की कंट्री डायरेक्टर के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए बड़े सराहनीय कार्य कर रही हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना के लिए दुबई की कवित्री और कर्णप्रिय वाणी की स्वामिनी सुश्री कौसर भुट्टो जी को बुलाना चाहूंगी। इनकी विशेषता है कि जब ये गाती हैं तो बिना वाद्य यंत्र के ही ऐसा लगता है मानो कितने वाद्य यंत्रों की ध्वनि एक साथ झंकृत हो उठी हो। तो स्वागत है आपका कौसर जी। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। और मंच को नमन, हमारे उपस्थित सभी वक्ताओं को, अतिथियों को मेरा नमन। तो मैं सरस्वती वंदना शुरू करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे,
तेरी शरण हमें तार दे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। कौसर जी, आपने तो मेरे कथन को चरितार्थ कर दिया। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कई उल्लेखनीय सम्मानों के साथ केंद्रीय हिंदी संस्थान के पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित, यूएई में हिंदी साहित्य की लौ प्रज्वलित करने वाली विश्व प्रसिद्ध साहित्यकारा, वेब पर हिंदी की स्थापना करने वालों में अग्रगण्य, और उनकी जाल पत्रिकाएं अभिव्यक्ति तथा अनुभूति वर्ष 2000 से अंतर्जाल पर नियमित प्रकाशित होने वाली पहली हिंदी पत्रिकाओं में शुमार हैं। प्रवासी तथा विदेशी हिंदी लेखकों को एक साझा मंच प्रदान करने वाली इन लेखिका के नवगीतों का भाव पक्ष और कला पक्ष सदैव नवीन रंग लिए रहता है। और प्रकृति का मानवीकरण अगर किसी को सीखना हो तो वो इन्हीं से सीखे। लेखन के अतिरिक्त वे जलरंग, रंगमंच, संगीत तथा हिंदी के अंतरराष्ट्रीय विकास के अनेक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। सौभाग्य से आज वे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। तो आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा बर्मन जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। आप आएं और शुभाशीष के रूप में 2 शब्द कहें। पूर्णिमा जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला। सबको मेरा सादर नमस्कार। सादर इसलिए कि आप लोग जो जिस महान कार्य से जुड़े हुए हैं वो बहुत ही आदर के योग्य है। तो न सिर्फ आपके व्यक्तिगत रूप को बल्कि आपके कामों को बहुत आदर प्रकट करते हुए मैं आपका सम्मान करती हूँ। आप सबका हार्दिक आभार मुझे इस सुंदर अवसर पर आमंत्रित करने के लिए। आपने टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव से जुड़कर भारतीय साहित्य और संस्कृति की अनेक खिड़कियां देश और विदेश में खोल दी हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। यूएई से मेरा विशेष स्नेह है क्योंकि इसी भूमि पर 1996 में मेरी वेब पत्रिकाओं अभिव्यक्ति और अनुभूति का जन्म हुआ था। उस समय वेब प्रकाशन इतना आसान नहीं था, इसलिए उनको नियमित बनाते बनाते 2000 का समय आ गया था। तो यहाँ रहते हुए अब लगभग 27-28 साल का समय गुजरा है, जो लगभग एक पीढ़ी के जन्म लेने से होश संभालने तक का होता है। और यूएई में हिंदी साहित्य के विकास का समय भी लगभग इतना ही है। आज यूएई की हिंदी गतिविधियों को देखकर मेरा मन आश्वस्ति के आनंद से भर उठता है। जब साहित्य की केवल एक विधा के नाम पर
इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। प्रिय मीरा ठाकुर और श्री कुलभूषण जी उन दिनों के साक्षी हैं जब हिंदी के नाम पर मुश्किल से 5-7 लोग जुड़ते थे और विधाओं के बारे में जानने या लिखने में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं होती थी, और अगर उनको कुछ समझाओ तो नाराज भी हो जाते थे। आज आप सब इतनी गंभीरता से एक विधा को लेकर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और इसमें भी अनेक सहभागी हिंदी में शोध की उपाधि लेकर आए हैं। अन्य रचनाकार भी अनेक विधाओं में बहुत परिपक्व लेखन का परिचय दे रहे हैं। मैं फेसबुक पर दूसरी पत्रिकाओं में आपके द्वारा कितनी ही पत्रिकाएं प्रकाशित होने लग गई हैं, कम से कम 2 तो हैं ही यूएई से इंटरनेट पर, तो उनमें देखती रहती हूँ और बहुत ही गर्व की बात है कि प्रवासी रचनाकार अपनी योग्यता को और भी अधिक पैना बनाते हुए नवीन विधाओं की गहराइयों को सीख रहे हैं, और सीखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको जांच भी रहे हैं कि जो हम कुछ लिख रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। मैं यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों को इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। प्रिय उर्मिला, नितिन, मंजू तिवारी इसलिए कह रही हूँ कि मंजू सिंह भी एक है ना, तो इसलिए मंजू तिवारी, अंजू, अनु, करुणा, मीरा, जो मेरे मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, आप सभी को लघु कथा पढ़ने और गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुलभूषण और मीरा तो हमारे पुराने हिंदी कार्यक्रमों के साथी और साक्षी रहे हैं। इस रास्ते में बहुत से सुख दुख हमने साथ सहे हैं। उस रास्ते के पार लक्ष्य का जो मन भावन दृश्य दिखाई देने लगा है, वो इस रास्ते की सारी थकान को दूर कर देता है। आज की कार्यशाला इसी रास्ते का अगला पड़ाव है। किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए निरंतर कार्यशालाओं में जाने की बहुत आवश्यकता होती है। माफ कीजिए, थोड़ा गला में तकलीफ है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी कहानी की प्रशंसा होती है या आलोचना होती है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कार्यशाला में पहुंचे, आपने सहभागिता की, उसमें अपनी रचना पढ़ी और समीक्षा से कुछ न कुछ सीखा। हम केवल अपनी समीक्षाओं से नहीं सीखते हैं, हम दूसरे प्रतिभागियों को सुनने और उनकी समीक्षाओं को गुनने से भी सीखते हैं। इसलिए आप सब केवल विश्व रंग के इस कार्यक्रम तक ही अपने को सीमित न रखें, बल्कि इसे साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में जारी रखें और इस विधा को सशक्त बनाएं। ये सिर्फ एक सुझाव है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो इस कार्यशाला का सौभाग्य है कि हमें डॉक्टर मंजू सिंह जैसी समीक्षक मिली है। लघु कथा के विषय में उनकी जानकारी, उनकी पकड़ और उनका अभ्यास, ये तीनों बहुत ही अच्छे स्तर के हैं और मैं उनको वेब पर लगातार फॉलो करती रही हूँ और मैं लघु कथा के ग्रुप में उनको पढ़ती रही हूँ निरंतर। वे बहुत ही सहृदय हैं और कमियों की ओर इशारा बहुत ही संकोच से करती हैं, लेकिन अगर आप आग्रह करके अपनी कमियों के बारे में उनसे जानना चाहेंगे तो ये सभी लघु कथा के रचनाकारों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप सभी को डॉक्टर मंजू सिंह जैसी विदुषी समीक्षक पाने के लिए ढेर सी बधाई। सभी रचनाकारों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हर रचनाकार को अपने समय और परिवेश का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए रचना में आपका शहर और आपका समय रेखांकित होना चाहिए। लघु कथा विधा साहित्य में आज के समय की विधा है, आज के समय की रचना है। आज का समय माइक्रो समय है, सब कुछ बहुत जल्दी, बहुत छोटा, बहुत सारांश के साथ। जैसे पद्य में क्षणिका या हाइकू, वैसे ही गद्य में लघु कथा। ये आज के समय की विधा है, इसे बहुत ध्यान और परिश्रम से साधना चाहिए। अगर आप सबकी सहमति हो तो मैं चाहूंगी कि आपकी लघु कथाओं को अभिव्यक्ति में प्रकाशित करूं और आप जब भी भारत पधारें तो हमारे संस्थान अभिव्यक्ति विश्वम में अपनी लघु कथाओं का पाठ करें। यहाँ भी साहित्य प्रेमियों और साधकों की एक बहुत ही व्यवस्थित टोली है, जिससे मिलकर आपको बहुत ही खुशी होगी। यूएई के हिंदी प्रेमियों का एक और सौभाग्य ये भी रहा है कि श्री आलोक शर्मा और उनकी टीम सदा से संगीत और तकनीक के साथ हिंदी कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं।
तो इस कार्यक्रम के लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आभार पूर्णिमा जी। तो चलिए अब हम अपने लघु कथा वाचन सत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लघु कथा वाचन के जो नियम हैं वे हम डॉक्टर आरती लोकेश जी के मुख से जानेंगे। तो 11 पुस्तकों की रचयिता, विश्व स्तर की कई प्रसिद्ध पुस्तकों व पत्रिकाओं के संपादक, कुशल समीक्षक डॉक्टर आरती लोकेश को कई सम्मान प्राप्त हैं। विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली आरती जी की कुछ रचनाएं बड़े स्तर पर पुरस्कृत भी हुई हैं। तो स्वागत है आपका आरती जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला। और मेरी आवाज सब सुन पा रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा संक्षेप में मैं लघु कथा के नियम बता देती हूँ। वैसे तो सब लोग यहाँ पर पहले से ही लघु कथा लिखना जानते हैं और हम इससे पहले भी एक कार्यशाला कर चुके हैं। तो अब ये एक तरह से हमारी दूसरी कार्यशाला है, लेकिन सुगठित रूप से कहें तो ये पहली कार्यशाला उस हिसाब से रहेगी। तो मैंने इन जो नियम मैं बताने जा रही हूँ लघु कथा के, वो मैंने धीरे धीरे अभ्यास से सीखे हैं और बहुत से विद्वान लोगों से बातचीत करके सीखी है। एक बार पूर्णिमा दीदी से भी इस विषय में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप प्रेरणा गुप्ता जी से बात कीजिए, तो उनसे भी मैंने सीखा। तो सब कुछ बहुत जगह से सीखने के बाद जब मैंने निचोड़ निकाला है, मैं वो अब बताने जा रही हूँ कि जो अंतर उपन्यास और कहानी में है, कि उपन्यास बहुत लंबा होता है, किसी एक या किन्हीं लोगों के जीवन का लेखा जोखा है, जिसमें बहुत सी घटनाएं होती हैं, कुछ मुख्य घटनाएं होती हैं। तो उसके सामने कहानी जीवन की एक घटना का रोचक विवरण होती है। तो जो अंतर उपन्यास और कहानी में है, उसी तरह से एक ये जो अंतर है वो कहानी और लघु कथा में भी है। इन दोनों की ही, उपन्यास और कहानी की संरचना में अंतर कथाएं मुख्य धारा को प्रवाह देती हैं। तो एक अंतर कथा जो है, कोई ऐसी अंतर कथा अगर हमारे मस्तिष्क में आती है जो एक क्षण में घटित होती है, तो उस अंतर कथा या घटना जो को कभी भी हम लघु कथा का रूप दे सकते हैं। किंतु इस कारण से कि वह एक बहुत छोटी सी घटना है, इस कारण से वह कभी भी लघु कथा अपरिपूर्ण नहीं हो सकती। वह स्वयं में एक संपूर्ण कृति होती है। जैसे एक विशालकाय मूर्ति के स्थान पर आप एक छोटी सी मूर्ति ले आए, लेकिन वह छोटी सी मूर्ति भी अपने सभी अंगों के साथ होती है। तो उसी तरह से हमारी लघु कथा भी कहानी के समस्त अंगों और अवयवों को समेटे हुए होती है। तो लघु कथा में पठनीयता, कथनीयता, रोचकता और उत्सुकता का बिल्कुल अभाव नहीं होता। जुगुप्सा, आश्चर्य, व्यंग्य, विवेक, विडंबना, इनमें से किसी भी एक भाव या संदेश को हम उसका निर्वाह करना अनिवार्य होता है लघु कथा में। किसी एक का, अगर एक से ज्यादा भावों का हम निर्वाह कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कम शब्दों में के बावजूद भी इसमें रचनात्मकता भरपूर होती है। और जैसे कि अभी पूर्णिमा दीदी ने हमें बताया, बिल्कुल उसी तरह से मैं भी कहना चाहूंगी, जिस तरह से काव्य में हाइकू है जो नपे हुए वर्णों में होता है, तो इसी तरह से गद्य में हम लघु कथा को समझ सकते हैं कि गद्य का अगर हाइकू लिखना है तो वो लघु कथा बन जाएगा। हिंदी में भी यह उसी प्रकार से एक नई विधा है। लघु कथा बहुत प्राचीन विधा नहीं है। लघु कथा संवादात्मक भी हो सकती है और विवरणात्मक भी हो सकती है, लेकिन विवरणात्मक होते हुए भी इसमें लेखकीय प्रवेश से हमें बचना चाहिए। लेखक को अपना मंतव्य, अपना मत इसके अंदर जाहिर नहीं करना चाहिए। कम शब्दों में लिखी हुई रचना जो झिझोड़ कर रख दे, सोचने को विवश कर दे, आंखों के सामने से धुंध हटा दे, वही लघु कथा है। इसमें बहुत लंबे काल का उल्लेख, उससे भी हमें बचना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। और अनेकों बार एक लघु कथा अपने अंदर से अन्य कई लघु कथाओं को जन्म भी दे देती है। तो ये लघु कथा का एक कलेवर जो मेरी समझ में आया, और जितना समझ में आया आप लोगों के सामने है। तो उर्मिला जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मंच पुनः आपका। धन्यवाद आरती जी। लघु कथा वाचन के लिए सबसे पहले मैं दुबई की सुप्रसिद्ध कवित्री, मृदुभाषी और सुरों की ज्ञाता
सुश्री अनु बाफना जी को बुलाना चाहूंगी। स्वागत है अनु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के संग इतना वरिष्ठ मंच साझा करते हुए मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। सभी को सादर प्रणाम। चलिए जोड़ती हूँ आपको अपनी लघु कथा से। शीर्षक है झूठ अच्छे होते हैं। दीदी, आपने झूठ क्यों बोला? उमा ने मुंह बनाते हुए शिकायती लहजे में पूछा। क्या हो गया उमा रानी? स्वाति ने शरारती अंदाज में उमा से कहा। दीदी, अभी आपने अपने इंटरव्यू में ऐसे क्यों बोला कि परिवार ने हमेशा आपका साथ दिया है और सब सपोर्ट करते हैं? कहाँ? कौन कौन आपकी मदद करता है? भैया तक तो कुछ करते नहीं है। आपने मेरा नाम लिया, पर आप ही ने तो मुझ गंवार को पढ़ना लिखना सिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके यहाँ काम करने लायक बनी, वरना मुझ अनपढ़ देहातन को तो शहर के दरिंदे नोच खा गए होते। उमा के स्वर में रोष था। सांस लेने कुछ पल रुकी, फिर बोली, मुझे पता है कि बच्चे जब छोटे थे तो रात रात जागकर आप उन्हें भी संभालती थी और अपनी पढ़ाई भी करती थी। क्लिनिक के लिए आपने गहने बेचे, बैंक से उधार लिया, दिन रात काम करके सब चुकाया, इतनी तरक्की की, इतना काम कमाया कि आज अखबार वाले आपका इंटरव्यू करते हैं। अकेली मेहनत का नतीजा है सब, फालतू में सबकी तारीफ क्यों? उमा की आंखों में अब क्रोध था। अच्छा, इस बात का गुस्सा है हमारी उमा रानी को? देख उमा, बाहर के लोगों के सामने मैं अपने पति या अपने घर वालों की बुराई करूं तो बुरी मैं ही लगूंगी ना। मुझे पता है कि आज सफलतापूर्वक अपना क्लिनिक चलाने में मैं कितना तपी हूँ, मगर लोगों के सामने अपनों की बुराई क्यों करूं? मुझे जो पाना था पा लिया ना मैंने। स्वाति मुस्कुराई। अपनी जांग उघाड़ने से मैं भी तो नग्न हुई ना। घर में क्लेश होगा सो अलग, इतने वर्ष की जो शांति से जो चलाया है मैंने, वह बसी बसाई गृहस्थी में मैं जहर क्यों घोलूं? किसी को थोड़ा बहुत श्रेय दे दूंगी तो मेरा क्या ही घट जाएगा? किसी से कोई प्रमाण पत्र पाने की चाह में तो काम नहीं कर रही थी ना। मैंने मेहनत की क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, और मेरा सपना पूरा करने में मैं किसी और से क्यों उम्मीद करूं? बाहर वाले ना मुझ पर ही उंगली उठाएंगे कि मैं घमंडी हूँ, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए जाएंगे, और मेरे घर वालों पर कीचड़ उछलेगा, वो अलग है। इसलिए घर की शांति, मन की शांति के लिए थोड़ी बहुत जतन कर लेने चाहिए। इसीलिए थोड़े मोड़े झूठ ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। स्वाति ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में उंगलियां घुमाते हुए कहा और खिलखिला उठी। चलो चलो, अब बहुत ले लिया तुमने भी मेरा इंटरव्यू उमा रानी, अब क्लिनिक बुला रहा है। उमा की मोटी बुद्धि में यह सत्य उतरने लगा कि कुछ कुछ झूठ अच्छे होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनु जी, बहुत ही उम्दा आपकी लघु कथा, और इसने में समझा दिया कि झूठ बोलना भी कितना आवश्यक है जीवन में। तो चलिए, भी आज की जो समीक्षक है उनको मंच पर बुलाने से पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कि दुबई की कवित्री, कहानीकार व व्यंग्यकार डॉक्टर मंजू सिंह जी एक कुशल समीक्षक भी हैं। यूएई की सर्वश्रेष्ठ लघु कथाकार के रूप में जानी जाती हैं, और इनकी लघु कथाएं लघु कथा के समस्त नियमों पर खरी उतरती हैं, जैसा कि हमारी पूर्णिमा जी ने भी बताया। तो मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हिंदी अकादमी से निकलने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती में प्रकाशित इनकी कहानी विदाई का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा मंचन के लिए चयन हो चुका है, जो वाकई गर्व की बात है, और ये जो है बधाई के पात्र भी हैं। आज हमारे आग्रह पर एक समीक्षक के रूप में यहाँ पर पधारी हैं, तो स्वागत है आपका मंजू जी। धन्यवाद उर्मिला जी, और सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार, खास तौर से पूर्णिमा दीदी, कुलभूषण व्यास जी। कुलभूषण जी, आपको तो मैं पहली बार ऑनलाइन ही मिल रही हूँ, और पूर्णिमा जी, जितनी जैसे अभी अभी अनु ने जो कहानी सुनाई कि कुछ झूठ अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे बारे में भी जो झूठ बोला जा रहा है उर्मिला द्वारा, पूर्णिमा जी द्वारा, तो
पता नहीं मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, क्योंकि जब सच्चाई खुलेगी तो फिर झूठ भी खुल जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं लघु कथा लिखने की कोशिश करती हूँ और कभी-कभी लोगों को पसंद भी आ जाती है, पर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ यूएई की सर्वश्रेष्ठ कहानीकार या लघु कथाकार मानना तो बहुत ज़्यादा धृष्टता हो जाएगी, खास तौर से जब पूर्णिमा जी जैसी विदुषी बैठी हों हमारे सामने। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज के कार्यक्रम में भले ही नाम समीक्षक का दिया गया है, किंतु मैं केवल एक यहाँ पर पाठक नहीं कहूँगी, एक दर्शक की भांति, जैसे एक कहानी सुनकर उसके बारे में जो मुझे महसूस हुआ, उसे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। इससे ज़्यादा मेरी बात को इतना सीरियस भी मत लीजिएगा। आप सब अपने विवेक से और अपने अनुसार उसका आकलन कीजिएगा। तो अब आती हूँ लघु कथा पर। अनु जी की जो लघु कथा है, झूठ अच्छे होते हैं, तो एक इनकी लघु कथा एक भारतीय नारी और एक यदि मैं कहूँ मध्यम वर्गीय भारतीय नारी के संघर्ष को स्पष्ट करती हुई लघु कथा है, जो ये बताती है कि चाहे कितने ही उसने कष्ट झेले हों, कितने ही उसने प्रयत्न किए हों, उसके बावजूद भी वो अपनी सफलता का श्रेय सदा अपने परिवार को ही देती है, क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद भी उस स्त्री को ये पता है कि परिवार में शांति बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने परिवार को और उनके जो आत्मसम्मान नहीं कहना चाहिए, कि उनके गर्व को बनाए रखे कि उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने साथ दिया है। तो ये कथा उनकी समाज की सच्चाई को बयान करती है। तो सच बात तो ये है कि हम स्वयं भी कहीं न कहीं इस प्रकार के झूठ अक्सर बोलते ही रहते हैं, और बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा परिवार को देते हुए और अपने स्थान को बनाए रखकर या फिर और उस प्रकार से आगे तरक्की की है। सो अनु, एक खूबसूरत लघु कथा के लिए आपको बधाई। केवल इतना कहूँगी कि आपकी इस लघु कथा में आप कोशिश करके थोड़े और शब्दों को कम कर सकती थी। बहुत सुंदर लघु कथा है, पर लघु कथा में जैसा कि शुरुआत में ही पूर्णिमा जी ने और आरती जी ने बताया कि इसमें बड़ी निर्ममता के साथ कतर-ब्योंत करनी पड़ती है। हाइकू का ये समझ लीजिए कि गद्य रूप है लघु कथा। तो जितने शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाए, पूरी कंजूसी से प्रयोग किया जाए, लघु कथा उतनी ही शानदार और उतनी ही मारक बनती है। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू जी। मेरा अगला निमंत्रण है दुबई की बेहतरीन नर्तकी, गजलकार व कवित्री श्रीमती करुणा राठौर जी को। करुणा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी। आवाज आ रही है मेरी? बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी। मैं करुणा राठौर यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन को सादर नमस्कार करती हूँ और अपनी लघु कथा प्रारंभ करती हूँ, जिसका शीर्षक है एक समझौता ऐसा भी। आज फिर शराब पीकर आए हो? गुस्से से सीमा ने सूरज की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? तुमको क्यों इतनी परेशानी होती है? तुम्हारे पैसों से तो नहीं पीता हूं मैं। सूरज ने नशे की हालत में बड़बड़ाते हुए कहा। बात यह नहीं कि किसके पैसों से पीते हो, बात तो यह है कि पीते ही क्यों हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? तुम्हारे दोनों बेटे तुमसे भी लंबे हो चुके हैं, उनके भविष्य की चिंता क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं होती है? न जाने क्या क्या कह डाला सीमा ने गुस्से में, मगर सीमा की शिकायतों का सूरज पर जरा सा भी असर नहीं होता था कभी भी। सीमा सोचने लगी कि भले ही वो एक आत्मनिर्भर महिला है, मगर क्या वह सच में आत्मनिर्भर है? क्योंकि उसके जीवन के सभी फैसले अब भी सूरज ही लेता है। कभी कोई आपसी समझ वाली बात या विचार विमर्श नहीं होता था।
ये कैसे नियम है समाज के जिसमें एक समझदार पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली महिला को भी अपने निर्णय लेने का अधिकार है ही नहीं। सूरज सरकारी विद्यालय में अध्यापक के तौर पर कार्यरत है, मगर कभी उसने अपने इस पेशे की गरिमा को समझा ही नहीं। कुल मिलाकर सूरज अपने चारित्रिक पतन की सभी हदें लांघ चुका था और ऐसे में सीमा को उसके साथ रहते घुटन होने लगी थी। सीमा की अब ऐसी हालत हो गई थी कि जिसमें वह न तो अपनी तकलीफ उगल ही सकती थी और न ही नगल सकती थी। यही सब सोच रही थी कि अचानक एक लड़खड़ाती आवाज ने उसके विचारों में व्यवधान डाला। मत भूलो कि ये जो नौकरी तुम कर रही हो मेरी वजह से कर रही हो। इस घर में तुम मेरी वजह से हो। अगर मैं तुमको नौकरी करने की छूट नहीं देता तो आज तुम ये पैसा नहीं कमा रही होती और ना ही मुझसे यूं जबान लड़ा रही होती। तुमको अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम अपने बाप के घर क्यों नहीं चली जाती हो। कहते कहते सूरज वहीं घर के चौबारे में लुढ़क कर सो गया और इधर सीमा ने आखिरी समझौता किया। सूरज का सारा सामान, एक छोटा चूल्हा जो परिवार जब इकट्ठा होता है तब चाहिए होता है, कुछ बर्तन, कुछ जरूरत की चीजें और थोड़ा सा राशन ऊपर वाले कमरे में अपने बेटों से रखवा दिए। धन्यवाद। धन्यवाद करुणा जी। एक नए बदलाव को दर्शाती आपकी लघु कथा। अब मैं समीक्षक डॉक्टर मंजू सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। मंजू जी, स्वागत है आपका। करुणा जी, आपकी कहानी पहले भी पढ़ी और आज जो सुनी तो काफी आनंद आया सुनकर। और जैसा कि उर्मिला जी ने कहा कि एक नए बदलाव को दर्शाती हुई, सच है, एक नया बदलाव स्त्रियों को आत्मनिर्भर, केवल स्वयं नौकरी करना, धन कमा लेना और उसके बाद वो धन लाकर अपने परिवार के पालन करते हुए और परिवार में जो परिवार का मुखिया माना जाता है पति, उसकी गालियां खाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपने लिए और अपने परिवार के भले के लिए निर्णय लेने भी आने चाहिए। तो जहां यहाँ पर उस स्त्री ने एक कठोर निर्णय लिया, हालांकि निर्णय कठोर होते हुए भी उतना कठोर नहीं है कि पति को अलग किया और अपने ही घर में एक ऊपर के कमरे में रहने के लिए स्थान दे दिया। एक संदेश ये भी बहुत अच्छा है कि वो बेटों के द्वारा वो कार्य करवाया गया ताकि उनको भी बिल्कुल एडवांस में ही ये जो वार्निंग है ये मिल जाए कि यदि आप भी इसी प्रकार के एक पुरुष बनने वाले हो तो आपके साथ भी ऐसा या इससे भी कुछ खराब हो सकता है। और ये कहना कि जो पति ने पत्नी को कमाने की, नौकरी करने की अनुमति दी है, तो इस तथ्य को आपने बड़ी अच्छी तरह उजागर किया है कि अनुमति, और वो भी काम करने के लिए आप अनुमति देने वाले होते कौन है। तो बहुत अच्छी लघु कथा करुणा जी, साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी। धन्यवाद मंजू जी। दुबई के प्रोफेसर, जाने माने कवि व वनकाम के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी को बुलाना चाहूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी लघु कथा का जो है वाचन करें। नितिन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद उर्मिला जी, मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो आरती जी, आपको धन्यवाद, आपने विश्व रंग के इस कार्यक्रम में हमें मौका दिया ये लघु कथाएं पढ़ने का। लघु कथाएं लिखना अभी शुरू की है और मंजू जी ने काफी हेल्प भी की है। और आज की जो हमारी दीदी हैं पूर्णिमा जी, उनसे भी हम लोग सीखते रहते हैं। और भोपाल का ये है जो मेरे घर के बिल्कुल पास है, इंदौर से, तो उससे भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो एक वो लगाव भी है, इंदौर का हूँ मैं और यहाँ दुबई से पढ़ रहा हूँ। तो जैसे दीदी ने कहा था कि हम शुरू में अकेले थे यहाँ पर, तो एकला चलो रे टैगोर साहब ने भी कहा था, तो उन चीजों को जोड़ रहा था मन में। अपनी कहानी पे आता हूँ, आज की एक से एक अच्छी कहानियां सुन रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है, लघु कथा का शीर्षक है चोरिया। रुक्मी, आज तो चलेगी ना? कंगी ने खुली का पर्दा हटाकर पूछा। रात भर की जागी आंखों को उठाकर
उसने गंगी की तरफ देखा और धीरे से सर हिला दिया। गोविंद को गए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे। दिहाड़ी के काम से देर रात घर आते समय उसकी साइकिल पर क्यों एक बेकाबू ट्रक को प्यार आ गया था, भगवान ही जाने। अभी तक तो उसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई होगी, पर घर का चूल्हा अधिक देर तक ठंडा नहीं रह सकता था। अभी तक तो आसपास की खोलियों से खाना आ रहा था, पर 2 दिन से ज्यादा खाना अपने पड़ोसी को खिलाने की इच्छा तो बड़े बड़े महलों में रहने वालों को नहीं होती। यहाँ तो उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों की यह हैसियत भी नहीं थी। उसकी छोटी सी खोली में तीनों लोगों की दरिद्रता बेफिक्री से पैर पसारकर लेटी हुई थी और बची हुई जगह में उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। गोविंद के रहते उसे कभी भी अपनी गरीबी पर रोना नहीं आया था। उसे लगता था कि वह गोविंद के दिल और घर की महारानी है। अपनी असहाय अवस्था आज उसे पहली बार इतनी तीक्ष्णता से चुभने लगी थी। वह उठी, मुंह पर पानी के छींटे मारे, पल्लू से मुंह पोंछते हुए दरवाजे से लटके हुए शीशे के टुकड़े में देखकर अपने बाल ठीक किए और आदतन सिंदूर की डिबिया उठा ली। फिर जैसे मानो बिजली के नंगे तार को छू लिया हो, उसी तेजी से उसे वहीं छोड़कर वह अपनी टोकरी की तरफ मुड़ी। टोकरी के आसपास उसकी रानी कलर की चूड़ियां के टुकड़े पड़े थे जो परसों इसी गंगी ने फोड़ी थी। गोविंद कितने चाव से 10 दिन पहले ही मेले से लाया था। अरे जल्दी चल, औरतें सुबह सुबह नहा धोकर आने लगी होंगी। महाद्वार के पास जगह नहीं मिली तो धंधा क्या खाक होगा। गंगी बाहर से बड़बड़ाई। टोकरी उठाकर बाहर आई तो उसे देखकर गंगी बोल पड़ी, अरे तेरे सोने माथे को देखकर सुहागने देवी माँ के लिए सुहाग की चीजें तुझसे क्यों खरीदेंगी। यह कहकर अपनी टोकरी से सिंदूर निकालकर एक बड़ा सा टीका उसके सोने माथे पर बना दिया और उसी की टोकरी से सुहाग की हरी चूड़ियां निकालकर उसकी दोनों कलाइयों में भर दी। धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी। समाज के कठोर यथार्थ से परिचय करवाती आपकी लघु कथा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो अब मैं समीक्षक डॉक्टर मंजू सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर नितिन जी की कविताओं के तो हम सदा से मुरीद थे ही, और इनकी लघु कथा भी जब इन्होंने सबसे पहले लिखी तो इन्होंने लघु कथा का शायद इनको फॉर्मेट जो था उसका ज्ञान नहीं था। जरा सी उसके बारे में बात हुई और उसके बाद में तो आप ये समझिए हम सबसे आगे निकल गए। और नितिन जी, आपकी ये वाली लघु कथा जो है ये शायद हम सभी को, मुझे ही नहीं हम सबको, यशपाल जी की 2 कथाओं की याद दिलाती है, छोटा जादूगर और दुख का अधिकार। दोनों ही हमने अपने पाठ्यक्रम में कभी ना कभी पढ़ी या पढ़ाई होगी। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर यशपाल जी की ही उस लघु कथा का यशपाल जी की ही जो कथा थी, उन्हीं कथाओं का एक और पात्र अब एक स्त्री के रूप में, एक अन्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गया है। तो सच बात है कि दुख और सुख सब कहने की बातें हैं और इनके समाज के अनुसार और मनुष्य की परिस्थिति के अनुसार उसका आकलन किया जा सकता है कि जीवित मनुष्य को अपना जीवन और अपने से संबंधित जो और लोग हैं उनका जीवन पालने के तन का सिंगार और मन का दुख दोनों अलग अलग हैं। तो तन को तो सब देख ही सकते हैं, मन को देखने वाला चाहिए। तो इस कथा में आपने मन को देखा। और नितिन जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आमतौर पर आप पुरुष कथाकारों के द्वारा स्त्रियों के मन को पहचानने वाली कथाएं, कहानियां, कविताएं कम ही सुनेंगे। अधिकतर स्त्रियों से संबंधित कथाएं, कविताएं स्त्रियां ही लिखती हुई पाई जाती हैं। पर नितिन जी ऐसे कथाकार हैं जो कि एक पुरुष मन रखते हुए भी स्त्रियों के मन को बहुत ही भली भांति समझते हुए और उसकी व्यथा को प्रस्तुत करते हैं। तो नितिन जी इसी प्रकार सुंदर सुंदर कथाएं, लघु कथाएं, कहानियां लिखते रहें, कविताएं लिखते रहें और साहित्य को समृद्धि प्रदान करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू जी।
अब मैं आबू धाबी की शिक्षिका, कुशल कवित्री व लघु कथाकार श्रीमती मीरा ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगी। मीरा जी, आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा जी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ कि इनकी वजह से मेरी दूसरी यात्रा लेखन की शुरू हुई। पहले लिखती थी जो थोड़ा बहुत, वो सब शारजाह में आके बंद हो गया था। फिर कुलभूषण जी साथी रहे हैं, प्रणाम करती हूँ उनको भी। और उसके बाद मेरी तीसरी साथी जिनकी वजह से मैंने आबू धाबी में रहकर अपना फिर से लेखन कार्य शुरू किया, श्रीमती आरती गोयल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में तीसरी साथी मंजू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से मैंने लघु कथा लिखनी शुरू की और उन्होंने काफी हम सबको सहयोग भी दिया और मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि हम लोग थोड़ा लिखने लायक हो गए हैं लघु कथा। तो मैं अपने लघु कथा की शुरुआत करती हूँ। मेरी कथा का नाम है डोनेशन। घर में घुसते ही अरविंद का आलाप पुनः शुरू हो गया। अरविंद सीमा के घर में उसके काम काज में सहायता करता है, साथ ही उसका मुंह लगा भी है। सबके घर की बातें करना उसकी आदत है। सीमा चाहे इसे सुनना चाहे या न चाहे, सुनना ही पड़ता है। जब से उसे एक नया काम मिला है तो वहां के गुण गाता ही रहता है। उस मैडम के घर में यह है, उसके घर आज अमुक चीज आई, इत्यादि। मैडम, आपको मालूम है वो सफा टावर वाली मैडम बहुत अच्छी है, कितने लोगों को ट्यूशन पढ़ाती है, बहुत पैसा कमाता है मैडम। वो मैडम, उसकी हिंदी ऐसी ही है। उसके घर में एक एक लोकल बच्चा आता है। अरबी बच्चों के लिए यहाँ लोकल कहते हैं हम, कि एक एक उसके घर में एक एक लोकल बच्चा आता है और उनके घर, और वो मैडम को 1 घंटे का 200 दिरहम दे जाता है। यह तकरीबन रोज का काम हो गया। उसके रोज रोज के इस प्रशंसा लाभ के लिए सीमा पक सी जाती। बस रोज इधर उधर की बातें अरविंद करता। उस समय उसकी आंखों में बड़ी हसरतें दिखाई देती। सीमा थोड़ी देर के लिए खुद को बौना महसूस करने लगती। समय बीतता गया, अरविंद की बातें भी चलती रही। घर में प्रवेश करते ही वह टावर वाली मैडम का गुणगान करने लगता। अब यह रोज की बात हो गई। सीमा भी अब उसकी बातों से परिचित हो गई। उसे भी अब अरविंद की बातों में कुछ कुछ रस आने लगा था। कभी कभार उसे स्वयं छेड़ देती कि आज क्या हुआ। मैडम, मेरे गांव में बाढ़ आई है, मेरे पिताजी बाढ़ राहत के लिए काम कर रहे हैं, आप कुछ डोनेशन देगा क्या? एक दिन अरविंद ने उससे कहा। क्यों नहीं, जरूर, सीमा ने कहा। उस दिन उसके जाते समय सीमा ने 50 दिरहम करीब 1000 भारतीय रुपए उसे पकड़ाए, तो उसके चेहरे के भाव से ऐसा लगा कि वह बिल्कुल खुश नहीं है। पैसे लेकर वह बताने लगा कि वो टावर वाली मैडम भी डोनेशन देगी। उसके स्वर में उत्साह का भाव था। उसे टावर वाली मैडम से बहुत उम्मीद थी। उसका उत्साह देखकर सीमा को थोड़ी हीनता का एहसास हुआ। अगले दिन जैसे ही अरविंद घर में घुसा, वह बहुत ही गुस्से में था। बाद में पता चला कि आज सफा टावर वाली मैडम ने उसे डोनेशन के पैसे दिए थे। उसी को लेकर वह काफी गुस्से में था। वह बड़बड़ा रहा था। बड़ा लोगों का दिल नहीं होता है, वे बड़े कंजूस होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं। उन्हें दया धर्म और समाज की कोई चिंता नहीं होती। काफी समय बाद पता चला कि टावर वाली मैडम ने उसे भारतीय मुद्रा में 25 रुपए डोनेशन में दिए थे। धन्यवाद। धन्यवाद मीरा जी। दिखावे का पर्दाफाश करती आपकी लघु कथा, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं समीक्षक डॉक्टर मंजू सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। मीरा, आपकी ये कहानी पहले भी पढ़ी, दोबारा सुनी तो बहुत मजा आया। और आपकी कहानी को सुनकर जो दिमाग में सबसे पहली बात आई, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान भी कह सकते हैं। कि अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की समृद्धि के बारे में सुनकर या दूसरों की समृद्धि को देखकर स्वयं को हीन मानने लग जाते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि हमें दूसरों की ओर देखकर अपनी स्थिति को के बारे में कोई निश्चय करना ही नहीं चाहिए। तो आपकी कथा बिल्कुल इसी बात को दर्शाती है कि जो स्त्री इतना कमाती है या जिसकी
समृद्धि से वह आपका जो सहायक है वो इतना प्रभावित है, तो वह स्त्री अपने लिए धन कमाती है, उसके पास स्वयं के पास जितना मर्जी कुछ भी हो, किंतु यदि वो दूसरे के लिए कुछ सहायता नहीं कर सकती, तो उसका वो धन बेकार है। फिर दोबारा से एक और दोहा रहीम जी का याद आता है, जो पूरा नहीं कहूँगी कि उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। तो वही कहा यहाँ पर भी परिस्थिति आ रही है कि आपके पास चाहे समुद्र भर लबालब समुद्र भर आपके पास में धन संपत्ति हो, किंतु यदि किसी के काम नहीं आ सकती, तो वो धन संपत्ति बेकार है। जबकि एक छोटे से गड्ढे में भरा हुआ पानी जो छोटे-छोटे जीवों की प्यास बुझा सकता है, उतना वो पानी भी धन्य है। तो एक अच्छा संदेश देती हुई आपकी लघु कथा, हीन भावना से स्वयं को दूर करना, उसके बारे में बताना, ये बहुत अच्छा संदेश है। धन्यवाद मीरा जी। अब मैं शारजा की सुप्रसिद्ध चित्रकार व लेखिका श्रीमती अंजू मेहता जी को बुलाना चाहूँगी कि वे मंच पर आएं और अपनी लघु कथा का वाचन करें। अंजू जी, आपका स्वागत है। बैठकर मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। और आरती मैम हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं मैं कुछ लिखूं। और गुलदस्ता घर का कोना कोना कर रही थी। घर छोड़ना क्या सचमुच इतना आसान है, जहाँ जीवन का क्षण क्षण में बसा हो। बहुत ही मुश्किल है, पर हमें तो घर ही नहीं देश भी छोड़ना था। सबसे विदा ले ली, पर अपने पौधों से बिछड़ने की पीड़ा तिल तिल घुटन पैदा कर रही थी। पौधों से विशेष लगाव यह स्थिति पैदा कर रहा था। क्या लगाव भी इतना कष्टकारी होता है? क्या यह हरा भरा सुखदायी साथ फिर से पाऊंगी? अनियंत्रित विचार बेकाबू हो रहे थे। एयरपोर्ट पर उतरते समय बाहर के दृश्यों का जायजा आंखों ने लेना शुरू कर दिया था। मानव मन अपने वर्तमान से खुश नहीं रहता, हमेशा ही वस्तु, स्थिति और आचरण को लेकर तुलनात्मक बना ही रहता है। पति देव की नई नौकरी संयुक्त राष्ट्र अमीरात के शारजा शहर में शुरू हुई। नया देश, नया परिवेश, सब कुछ तो नया। हम भारतीय दुनिया के किसी भी स्थान पर अपने जैसा ही वातावरण ढूंढते हैं। अपनी सरजमी छोड़ते वक्त उसकी माटी और संस्कृति, संस्कार सब कुछ तो साथ लाते हैं। नया घरौंदा परिवेश बनाते समय सब कुछ उसमें रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। दुनिया के कई देश घूमने के बाद संयुक्त राज्य अमीरात जैसा साधन संपन्न सुविधाजनक देश कोई और नहीं पाया। पर रह रहकर अपने घर के पेड़ पौधे, उन पर लटकते फल, चहचहाती चिड़ियों का कलरव, रंभाती गाय, गर्मियों में छत पर लेटकर तारों को गिनती रातें, और घर को पेड़ पौधों से सजाकर गुलदस्ते जैसा बनाकर रखना बहुत याद आते हैं। बेटी ने जोर से आवाज देकर पुकारा, छत से गाड़ी में जाकर बैठती हूँ। मानव मन उदास था। कल उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। कल का दिन कैसा होगा, उसके जाने के बाद व्याकुलता बढ़ रही थी। बेटी ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी सटपट दौड़ाती हुई पौधों की नर्सरी वाले स्थान पर रुकती है। मैडम ले जाइए, जूही है, गुड़हल है, आदि आदि। सुनकर मन को ताजगी महसूस हुई। यहाँ यूएई के मौसम में पेड़ पौधों के विषय में सोचकर अचंभा लगता है, पर जिस तरह से यहाँ के लोगों ने रेत को हरियाली में बदला है, काबिले तारीफ है। जल्दी से कुछ पौधे गाड़ी में रखती हूँ। कल बेटी के जाने की तैयारी और काम साथ साथ एक माँ ही कर सकती है। पौधों को ले जाकर बालकनी में रख दिया। उनको खाद पानी देना ही भूल गई। बेचारे बेजान हो गए थे। मन ने धिक्कारा। उस रोज से उनको सींचने का जिम्मा उठा लिया था मैंने। बेटी के साथ जो लेकर आई थी ना, मेहनत रंग दिखाने लगी थी। सही रख रखाव और देखभाल से पौधे खिल उठे। कार्तिक का महीना था, चांद का यौवन और चांदनी का साथ। ऊपर से पछुआ हवा, जूही के फुसफुसाने की आवाज आई। रात की रानी ने भी अपनी सुगंध पर गर्व महसूस कर अकड़ दिखाई। ढीगना चना, वाह भाई वाह। अलसी ने तो अपने सर कल ही बांध ली थी।
करेले की बेल पीले फूलों से भर सबका स्वागत करती नजर आई। लाल गुड़हल की तो बात ही मत पूछो, चांदनी ओर अपनी खूबसूरती को और बढ़ा लिया था। हिलोरे ले शांत लिली और पचुआ की खापों पर संगीत छेड़ती मालती सचमुच एक ख्वाब जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन मेरे घर का एक छोटा सा कोना धन्यवाद अंजू जी। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ उर्मिला, आपकी आवाज आ रही है। अंजू की आवाज बीच में थोड़ी थोड़ी कट रही थी, आपकी ठीक आ रही है। धन्यवाद आपने। तो धन्यवाद अंजू जी, इतनी खूबसूरत रचना और बेहतरीन शब्द नियोजन के लिए आप जो बधाई के पात्र हैं। अब मैं समीक्षक डॉक्टर मंजू सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद उर्मिला प्रॉब्लम हो गया है। जी। मैं बोलूं? जी हाँ बोलिए मंजू जी। तो अंजू जी की जो हम लघु कथा सुन रहे थे उसके बीच में कुछ कुछ व्यवधान आए, पर ये मेरा पहले मैं इस कथा को पढ़ चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे उसका मर्म मालूम था। सो अंजू जी को देखकर जो मेरे मन में आता है वो है संस्कृत का एक श्लोक, जो आप सब लोगों ने पढ़ा सुना अवश्य होगा कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमाना तद्भागदेयम परमम पशु नाम। तो जिसका अर्थ है कि साहित्य संगीत कला आदि से विहीन मनुष्य पशु के समान है और घास फूस न खाता हुआ भी जीवित है, तो ये पशुओं का ही परम सौभाग्य है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग पशुओं के लिए तो लाभकारी हैं ही, क्योंकि हम लोग घास फूस ना खाते हुए भी जीवित रहने वाले पशु नहीं है। हम लोग किसी न किसी विधा में अपना दखल रखते ही हैं, और अंजू जी तो साहित्य और कला दोनों में ही अपना वर्चस्व रखती हैं। तो अंजू जी की लघु कथा के बारे में मैं यही कहूंगी कि अभी तक जो हम जितनी भी लघु कथाएं सुन रहे थे, समाज की विषमताओं पर, समाज के कटु सत्यों पर आधारित लघु कथाएं थी। इनकी एक लघु कथा एक बहुत ही खूबसूरत कलाकृति की तरह सामने आती है, जो कि पर्यावरण से प्यार, पौधों से अपने बच्चों जैसा प्यार जो दर्शाती है, और जो दिखाती है कि अ, हम लोग एक एक यूएई में रेगिस्तान में हरियाली का दृश्य प्रस्तुत करती है, और इंसान केवल इंसानों से ही नहीं, पेड़ पौधों जानवरों इत्यादि से भी इतना लगाव उसको हो सकता है कि अपना घर छोड़ते हुए उसको तकलीफ महसूस हो, और फिर वही इंसान दूसरे स्थान पर जाकर वहां पर भी अपने नए संबंध बना सकता है, फिर वो चाहे पेड़ पौधों से हो चाहे इंसानों से हो। तो उनकी लघु कथा से मुझे तो यही समझ आया, और बाकी जो उनका शब्द विन्यास है, जो उन्होंने कलात्मकता प्रस्तुत की है, और उनके बिंब विन्यास को देखकर तो मैं प्रसन्न ही हो गई। एक चित्र उपस्थित हो गया, लगा सामने खूब सारे हरे भरे पेड़ पौधे अपनी पूरी साज सज्जा के साथ प्रस्तुत खड़े हैं। सो अंजू जी, इस लघु कथा के लिए कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मैं इस कहानी की जरा सी छोटी सी भूमिका बताऊंगी कि मेरा बेटा, जो कि वीडियो गेम्स खेलने में बहुत उसका हमेशा से ही रुचि रही है, बहुत वीडियो गेम खेलता है, और वीडियो गेम को जितना हम लोग बुरा मानते हैं, उतने बुरे वो नहीं होते। वो मुझे एक घटना ने बताया जो उसके साथ घटी, तो वो आप समझ जाएंगे। वो मैं अब कहानी उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने अपने 15 वर्षीय पुत्र को चुपचाप बैठे देखकर पूछा। मम्मा, आई गॉट रेप्ड। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या? चीख ही पड़ी मैं। क्या कह रहे हो? कब? कहाँ? मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी।
शांत हो जाओ मम्मी, सच में नहीं, खेल में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कोई मजाक की बात है? नहीं मम्मी, मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा। तो फिर ये सब क्या है? मैं बहुत गुस्से में थी। मम्मी, मैं एक वीडियो गेम खेल रहा था। इसमें मैं एक लड़की था। खेल में एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा था। मुझे खुद को उससे बचाना था। अच्छा, मैं उत्सुकता से सुन रही थी। मैं जितना भी खुद को उस गुंडे से बचाता, वह उतना ही मेरे करीब आ रहा था। उसकी वो घिनौनी निगाहें मेरे शरीर पर। उफ, छी। तुम्हारा मतलब उस पात्र के शरीर पर। मैंने संशोधन किया। हाँ माँ, मेरा पात्र ही सही, पर मैं वह पात्र बनकर खेल रहा था। जैसे जैसे उसके हाथ मेरे पात्र को छू रहे थे, मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन सी हो रही थी। छी, कितना घिनौना होता है ये स्पर्श। मम्मी, हर रोज रेप की खबरें सुन पढ़कर दुख तो बहुत होता था, पर उस नारकीय पल में जीने का अनुभव हिला गया अंदर तक। बेटा, मुझे लगता है इस गेम को बनाने वाले को मुझे धन्यवाद करना चाहिए, जिसने तुझे इतनी आसानी से दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखा दिया। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा कभी किसी स्त्री के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। कहते हुए मैंने उसे अपने आंचल में छुपा लिया। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू जी। आपने मंजू तिवारी जी की रचना इतनी सुंदर तरीके से आपने पढ़ी, उसकी समीक्षा भी की और अपनी इतनी जो है सुंदर रचना आपने हमें सुनाई, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जोधपुर राजस्थान के मूल निवासी एवं हिंदी प्रेमी आदरणीय के.बी. व्यास जी ने जो कि विज्ञान में स्नातक हैं और लंदन से मीडिया और मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। कक्षा 10 से ही रेडियो से लगाव होने के कारण आगे चलकर आकाशवाणी से जुड़ गए और टोरंटो रेडियो के लिए भी कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग तथा नई दिल्ली में एफएम के रेडियो जॉकी रहे। सन 2000 से शारजाह में एफएम के रेडियो के जॉकी के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 5वीं प्रकाशनाधीन है। वर्तमान में शारजाह से हाइकू के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और सौभाग्य से आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय के.बी. व्यास जी। आपका स्वागत है, आप आएं और कृपया सभा को संबोधित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद और आप सभी में उपस्थित उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आने का पहला सौभाग्य मिला है, इसलिए डॉक्टर आरती लोकेश को भी धन्यवाद करता हूँ। और पूर्णिमा वर्मन जी से तो मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है और वो भी इस कार्यक्रम में है। लघु कथा मैंने कभी लिखी नहीं, लघु कथा मैं लिखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जो 10 किताबें मेरी पाइपलाइन में हैं, उनमें कहीं भी लघु कथा का जिक्र नहीं है। लेकिन डॉक्टर आरती लोकेश ने जब लघु कथा के लिए, इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ बुलाया तो मैंने लघु कथा के बारे में जाना। लघु कथा, जैसा कि सुश्री मंजू सिंह ने कहा कि शब्दों की कतर छांट करनी पड़ती है और बहुत सीमित शब्द होते हैं, ये बात सही है। तो ये कि अब मैं शायद लिखूंगा, अब लघु कथा में शायद लिखूंगा और उसमें एक किताब, एक पुस्तक सिर्फ लघु कथाओं की मैं निकालूंगा। कब निकलेगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मैं निकालूंगा जरूर। तो
मंजू सिंह जी, सुश्री मंजू सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्रोत्साहन के साथ कहा। और मैं वाकई धन्यवाद देना चाहता हूँ सुश्री मंजू सिंह जी को, क्योंकि विश्लेषण करना किसी कहानी का इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। वो समभाव रखना बहुत ही मुश्किल है, और वो समभाव इन्होंने रखा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। और जहां तक मैंने समझा कि लघु कथा क्या होती है, तो लघु कथा जैसे उड़ती हुई तितली के पंखों के रंग को पकड़ ले, वो लघु कथा है। मतलब इतना सूक्ष्म जिसका दृष्टिकोण हो। कहते हैं ना कि लघु कथाकार अपने आसपास एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लेके चलता है। और वो उस चीज को उभार के ले आता है जो शायद दूसरे लोग नहीं देख पाते। और किसी बड़े परिदृश्य में से किसी घटना का या किसी एक वाक्य का उद्धरण कर देना, ये लघु कथा है। तो लघु कथा बहुत नाजुक विधा है। इतनी लघु है इसलिए आप कह दीजिए, जैसे हाइकू कविता में आप कहते हैं, वो इतना सरल नहीं है। हाइकू कह देना तो हाइकू 3 पंक्तियों की कविता है, लेकिन जिस तरह से लघु कथा लिखी जानी चाहिए, अब आप देखिए पूरे विश्व में लघु कथाएं लिखी जा रही हैं। और मैं जब देख रहा था कि कौन कौन लघु कथाएं लिखते हैं, तो जर्मन के बर्तोल ब्रेख्ट, उनकी मैंने तो पढ़ी हुई है लघु कथाएं। रूस में इवान तुर्गनेव, उनकी भी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, बहुत छोटी छोटी कहानियां। अंग्रेजी में कार्ल सैंडरबर्ग, उनकी भी कहानियां मैंने पढ़ी हैं। और चीन में लू शुन, ये तो लोग जो हैं वो जग में प्रसिद्ध हैं। और अगर आप भारतीय भाषाओं की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर को तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो लघु कथा लिखने के लिए उसकी समझ, लेखक की समझ और उसकी विश्लेषणात्मक दृष्टि बहुत जरूरी है, उसकी समझ बहुत जरूरी है, और उसका अनुभव बहुत जरूरी है। तो लघु कथा का ये कार्यक्रम आपने रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि लघु कथा में भाषा जितनी सरल हो और अक्लिष्ट हो, उतनी वो पॉपुलर होती है। तो और ये एक बात जो कही उन्होंने कि काट छांट करनी पड़ती है, क्योंकि शब्द उसके पास कम है। वो पात्र भी 2 या 3 या 4 हद से हद रख सकता है। कहानी में या नॉवल में तो बहुत बड़े बड़े जितने मर्जी चाहे वो उतने पात्र रख सकता है। लेकिन काट छांट के बाद अब ये है कि संदेश भी सरल होना चाहिए, संदेश भी शीशे की तरह साफ होना चाहिए। और ये भी मैंने पढ़ा कि अधिकांश लोग जब लघु कथा की बात होती है तो या तो बुद्ध की कथाएं या जातक कथाएं उनको शामिल करते हैं, क्योंकि उनकी कथाएं बहुत सटीक होती हैं। और मतलब इस तरह से लघु कथा का एक पूरा नया अध्याय मेरे सामने कल खुला और परसों भी खुला, और मैं इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया कि फिर मैंने निश्चय किया कि मैं कम से कम एक लघु कथा की पुस्तक जरूर निकालूंगा। लेकिन मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया सभी का। और मैं 2-3 बातें मंजू जी की अगर आज्ञा हो तो कहना चाहूंगा कि सबसे पहली कहानी कि झूठ अच्छे होते हैं। मतलब झूठ अच्छे होते हैं, एक समझौता, ये भी चूड़ियां, डोनेशन, ये सारी वो कहानियां हैं जिनके बारे में मैं लिख चुका हूं। मतलब जो मूल भाव है उनके बारे में लिख चुका हूं। तो खैर मैं पहले एक झूठ अच्छे होते हैं। सच या झूठ, क्या बोलना चाहिए जिंदगी में? तो सच बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि आप सामने वाले को सच नहीं बोल सकते, तो फिर विवेक से काम लेना चाहिए। सत्य और विवेक इसका इलाज है, विवेक इसका इलाज है। या तो आपको चुप रह जाना चाहिए, समय आने पर बताना चाहिए, या समय आने पर और उसको इस तरह से बताना चाहिए कि जो उसको ग्राह्य हो। तो सत्य के साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है। लेकिन झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे हर एक कहानी के अंदर एक ना एक स्त्री और पुरुष की एक बात थी। स्त्री और पुरुष वाकई बराबर है कि पुरुष ज्यादा है और स्त्री कम है, ऐसी बात नहीं है। जीवन के धरातल पर स्त्री और पुरुष एक हैं। अगर आप ये जानना, क्योंकि मूलतः तो जीवन ही है, उसके 2 रूप हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, और दोनों के अलग अलग गुणधर्म है, अलग अलग उनकी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन ज्यादा है कम है ये बात नहीं है। तो स्त्री और पुरुष भी एक बहुत अच्छी कहानी थी, करुणा राठौड़ की कहानी थी। और करुणा राठौड़ के इस प्रोग्राम में मैं गया था कॉन्सुलेट में तो जब आरती जी से और सबसे मुलाकात हुई। तो एनीवे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्री संतोष चौबे जी का, क्योंकि इस एज में, इस युग में अगर कोई आदमी छोटे छोटे इस तरह से व्याख्यान करता रहे, इस तरह से छोटे छोटे वर्कशॉप करता रहे, तो लोगों को मतलब प्रेरणा मिलती है। और विश्व रंग के उप निदेशक श्री लीलाधर मंडलोई साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो संतोष चौबे जी और श्री लीलाधर मंडलोई का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में इस तरह का लघु कथा का एक आयोजन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। लघु कथा की इतनी सुंदर आपने परिभाषा दी और विस्तार से लघु कथा की जो जानकारी आपने दी है, हम धन्य हुए। और लघु कथा की जो पुस्तक लेखन की आपने बात की है, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए एक बार फिर से आरती जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आएं और हमारे आज के अतिथिगण और प्रिय श्रोताओं का आभार व्यक्त करें। आरती जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला। और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है इस कार्यक्रम की सफलता को देखकर, और सफलता के साथ साथ मैं उपलब्धि भी कहूंगी कि ये हमारे लिए
बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज के कार्यक्रम के बाद हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष श्री कुलभूषण जी इतने उत्साहित और प्रेरित हुए हैं कि उन्होंने लघु कथाएं लिखने, और खाली लिखने ही नहीं, उसकी एक पुस्तक निकालने तक का विचार किया है। तो ये इसी से ही हमारे कार्यक्रम की सफलता का पता लग जाता है। और उन्होंने जो एक बात कही वो दिल पे छप गई कि लघु कथा ऐसे है जैसे उड़ती हुई तितली के रंग पकड़ना। बहुत ही अच्छा उन्होंने उपमा दी है लघु कथा लेखन को, और पूर्णिमा दीदी के संरक्षण में बहुत अच्छी तरह से ये कार्यशाला, लघु कथा की शाला यानी लघु कथा कार्यशाला हुई है। और समय को देखते हुए समय हमारा ज्यादा हो ही चुका है, तो मैं जो कमेंट्स हैं हमारे सभी लघु कथाकारों ने दूसरों की लघु कथाओं पे कमेंट दिए थे, तो मैं उन्हें नहीं पढ़ूंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी और मैं सीधा धन्यवाद ज्ञापन की तरफ आती हूँ। तो हमारी मुख्य अतिथि सुश्री पूर्णिमा वर्मन जी, उनको बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर हमें धन्य किया। और हम उनसे हमेशा ही बहुत कुछ सीखते आए हैं और आज भी सीखने को मिला है। यूएई के हिंदी साहित्य में अग्रणी पूर्णिमा जी के बिना तो इस कार्यक्रम की कल्पना ही निराधार थी। कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान कुलभूषण व्यास जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करके हमें अनुग्रहित किया और लघु कथा के मर्म को हमें समझाया। उनका बहुत बहुत आभार। गायिका कौसर भुट्टो जी, उनको जब जब भी उनको आग्रह किया है, उन्होंने तुरंत हमारा आग्रह स्वीकार किया और अपनी मीठी सी आवाज से हमारे कानों में रस घोला है। तो उनके सुरों की सरिता में स्नान कर कर माँ वीणा पाणी का आह्वान किया हमने और इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित पहले ही कर लिया, घोषणा अब कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि घर इंसान से होता है और पाठशाला विद्यार्थियों से होती है, वरना तो दोनों ही सिर्फ इमारत है। तो आज के हमारे लघु कथाकार, जो कि कहना चाहिए कि पहले से ही एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं, फिर भी आज एक विद्यार्थी की तरह उन्होंने अपने लिखा हुआ पढ़ा और हमने एक शिक्षिका के तरह से समीक्षक को बुलाया जो कि उनकी कथाओं पर टिप्पणी कर सके, उन्हें फीडबैक दे सके। तो हमारे लघु कथाकार सुश्री अनु बापना जी, सुश्री करुणा राठौर जी, डॉक्टर नितिन उपाध्याय, सुश्री मीरा ठाकुर, सुश्री अंजू मेहता, सुश्री मंजू तिवारी कुमार, सबने अपनी लघु कथाएं सुनाकर इस महत्वपूर्ण शाला को सार्थक बनाया। सभी रचनाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके उत्तम लेखन के लिए। समीक्षक डॉक्टर मंजू सिंह ने बारीकी से समीक्षा कर हमें बेहतर कहानियां लिखने की प्रेरणा दी है, मार्गदर्शन किया है, हमें हमारा उत्साह बढ़ाया है, गुण और दोषों से अवगत कराकर उनका बहुत बहुत आभार। मंच संचालक डॉक्टर उर्मिला चौधरी को तो जितना धन्यवाद दिया जाए वह कम है। मंच को उन्होंने जीवंत व रोचक बनाए रखा और जैसे कहते हैं ना कि माला के इतने सारे मोतियों के बीच में जो धागा होता है, जो सारे मोतियों को जोड़कर माला बनाता है, उस धागे का काम उन्होंने किया है। तकनीकी संचालक श्री आलोक शर्मा जी तथा तकनीकी सहयोगी छात्र चिन्मय, उनका पूरा नाम है PM चिन्मय, व अचिंत को ढेरों शुभाशीष। ऐसे ही पुण्य कमाते रहो बच्चों, इसी तरह से साहित्य की सेवा करते रहो। पर्दे के पीछे बैठकर भी आप लगा सबसे ज्यादा साहित्य की सेवा आपने की है, क्योंकि आपके बिना तो ना ये कार्यशाला संभव थी और ना ही ये कार्यशाला जो है विश्व भर के दर्शक इसे देख पाते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अध्यक्ष महोदय से मैं आज्ञा चाहूंगी कि वे कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करने की आज्ञा दें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद।